प्रिय विद्यार्थियों का आपकी अपनी हिंदी साहित्य कक्षा में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, 25 जून को जो हिंदी साहित्य की परीक्षा हुई थी और उसका ए भाग और बे भाग, ए और बे खंड जो है वो अपन ने पहले जारी किया और उसका आपने मिलान भी कर लिया होगा। आने वाले जो विद्यार्थी हैं 2020-21 में जो विद्यार्थी परीक्षा में बैठ रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए तो ये बेहद अच्छा वीडियो है। थोड़ा सा उद्बोधन है, इस उद्बोधन को आप सुने, क्योंकि इस उद्बोधन में मैं ऐसी बातें भी बताऊंगा जो आपके लिए अच्छी होगी और इस साल में यानी सत्र 2020-21 में आपको क्या क्या करना है इसके संबंध में भी बताऊंगा। सत्र 2019-20 में जिन विद्यार्थियों ने मेरे साथ अध्ययन किया, ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से जिन विद्यार्थियों ने अध्ययन किया, अपने अनुभव साझा किए, उन सभी विद्यार्थियों का मैं बार बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन सभी विद्यार्थियों से ये आग्रह भी करता हूं कि आप अपने छोटे भाई बहनों को इस चैनल से आप जोड़ें, ताकि आने वाले समय में कक्षा 10 से लेकर के 12 तक, कक्षा 10 से लेकर के 12 तक यानी 10वीं से 12वीं तक हिंदी कंपलसरी, और इसके अलावा 11th-12th के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, 10वीं से 12वीं तक अंग्रेजी कंपलसरी, 11th-12th के लिए राजनीति विज्ञान, इन सभी विषयों के वीडियोज़ है वो अपलोड किए जाएंगे, ताकि आपके छोटे भाई बहन भी इन कक्षाओं से लाभान्वित होते रहें। आप भी मेरी इन कक्षाओं से जुड़े रहिए, मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं, क्योंकि जब कॉलेज की परीक्षाएं होगी, यानी राजस्थान में जो MDSU है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, जो जोधपुर यूनिवर्सिटी है, कोटा यूनिवर्सिटी है, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के हिंदी साहित्य के जो प्रश्नोत्तर है वो मैं अपलोड करने का इस वर्ष से शुरू करूंगा, प्रयास करूंगा कि कॉलेज के पेपर भी, मॉडल पेपर है या अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है या अन्य जो हिंदी साहित्य से संबंधित जो खास टॉपिक है कॉलेज लेवल के, वो सभी टॉपिक भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि राजस्थान के यानी स्कूली शिक्षा से लेकर के और कॉलेज शिक्षा तक के विद्यार्थी हैं वो मेरे वीडियो से लाभान्वित हो। तो आप जो अनुभव आप प्राप्त करते हैं, तो आप जैसे 9610208295 इन पर अब आप अपना जो है वो अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। इसके अलावा अपन ने सन 2019-20 में, सत्र 2019-20 में अपन ने जो वीडियो जारी किए, उनमें से जैसे हिंदी साहित्य के 25 वीडियो, उनमें से 3 मॉडल पेपर और 1 वीक सीरीज, और भी कई जैसे मान लो गद्य पद्य के जो मुख्य प्रश्नोत्तर हैं वो भी जारी किए गए। और मैं ये चाहता हूं कि 20-21 में बैठने वाले विद्यार्थियों को उन सभी वीडियोज़ का अध्ययन करना चाहिए और उन वीडियोज़ में आप क्या अनुभव प्राप्त करते हैं, कैसा आपको लगता है, वो अनुभव मेरे साथ आप शेयर भी कीजिए, ताकि आपकी जिज्ञासाओं को मैं आगे भी शांत करता रहूं। जैसे 19-20 के विद्यार्थियों के बीच में और हमारे बीच में तो थोड़ा समय कम रहा, इस कम समय के कारण उनका इतना मार्गदर्शन नहीं कर पाया जितना मुझे करना था। लेकिन 20-21 के विद्यार्थी यदि आज से ही मेरे साथ जुड़ जाते हैं, तो मैं एक दिन आपकी लाइव कक्षा के माध्यम से, यानी जो अपनी लाइव कक्षाएं होती हैं, उन लाइव कक्षाओं के माध्यम से भी अपन जो शंका समाधान जो है या अन्य जो कक्षाएं हैं वो आयोजित करेंगे। ये मेरी इच्छा है। तो सभी विद्यार्थी जो आने वाले हैं, यानी जो 2020-21 में जो बैठ रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है। अब हम प्रश्न संख्या 11 से लेकर के 26 तक, प्रश्न संख्या 11 से लेकर के 26 तक का विश्लेषण करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि कौन से प्रश्न है वो कहाँ से आए हैं, कौन सा प्रश्न, इनमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी किताब में से है या नहीं है, उनका क्या होगा, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कई प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़े टफ भी हैं, यानी जैसे ऐसे लगता है जैसे मान लो इस प्रकार के प्रश्न नहीं आने चाहिए थे, लेकिन थोड़ा कठिनाई स्तर उनका ज़्यादा है, तो उन सभी प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो 20-21 में जो विद्यार्थी बैठ रहे हैं उनके लिए यह पेपर बेहद आवश्यक है, इसका मूल्यांकन बेहद आवश्यक है,
क्योंकि जब वो मूल्यांकन देखेंगे तो वो पेपर, जैसे मान लो इस प्रकार का पेपर आ जाता है, इससे भी टफ आ सकता है, तो उस प्रकार के पेपर में ऐसी स्थितियां जब बन जाती है तो आपको क्या करना है, किस प्रकार उनका सॉल्यूशन करना है, तो वो सारी बातें हैं वो हम इस पेपर में करेंगे। प्रश्न संख्या 11 से लेकर 26 तक, यानी प्रश्न संख्या 1 से 10 तक अपने जारी हो चुका है और आप सभी ने मिलान भी कर लिया है। अच्छे फीडबैक आ रहे हैं कि हमारे पेपर अच्छा हुआ है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अपना जो ये पेपर है यानी हिंदी साहित्य का, जो कि 25 जून को हुआ और 25 जून यानी अब है वो, इसका हम विश्लेषण कर रहे हैं 21 से लेकर के, यानी प्रश्न संख्या 11 से लेकर के और 26 तक। तो आइए देखते हैं कि इन प्रश्नों में क्या है, किस प्रकार इनके उत्तर देने हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सभी विद्यार्थी जरूर देखें। आइए देखते हैं 19-20 के विद्यार्थियों ने मेरे वीडियोस के माध्यम से कितना अच्छा किया है। यानी वीडियोस में जो प्रश्नों के उत्तर थे, उन उत्तरों को यदि किसी विद्यार्थी ने देखा है और उन्होंने अगर वैसा लिख दिया है तो निश्चित रूप से सही है, निश्चित रूप से सही है। आप निश्चिंत हो जाइए। अब आपको ये नहीं देखना है कि मैंने जो लिखा है वो और आपका लेखन नहीं मिल रहा है तो इसका अर्थ है कि गलत है। नहीं, आपकी शैली आपकी है, मेरी शैली मेरी है। जो बात लिखी हुई है वो आपकी बात है, वो इस भाषा में प्रकट हो जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है। यानी किसी भी व्यक्ति की शैलियां हैं वो अलग अलग होती है। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। ये जो अपन प्रश्न 11 से लेकर के और 26 तक का जो मिलान कर रहे हैं, इसमें जो शैली जो मैंने अपनाई है, इस तो आपका जैसे हूबहू मिलान नहीं होता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके प्रश्न गलत है। आपने जो लिखा है, कहने का अर्थ ये कि प्रश्न का उत्तर जो है, उसका जो उद्देश्य है, उसका जो केंद्रीय भाव है, वो चाहे सरल भाषा में हो, चाहे थोड़े अच्छे शब्दों के या साहित्यिक शैली में हो, प्रकट हो जाना चाहिए। उससे आपके वो प्रश्न गलत नहीं होता है, आपके प्रश्न है वो सही होंगे, आपके प्रश्न है वो सही होंगे। तो देखिए, सबसे पहले 11वां प्रश्न है, गद्यांशों की व्याख्या करनी है। तो इसमें पहला जो गद्यांश है वो भारतीय संस्कृति, जो बाबू गुलाब राय द्वारा लिखा हुआ है, उस पाठ में से है। और दूसरा सेव और देव, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन द्वारा जो पाठ है उसमें से लिया गया है। इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, अगले से हम व्याख्या और उत्तर है वो सारे करते हैं। देखिए 12वां प्रश्न, आपके देखिए 12वां प्रश्न है, ये पद्यांश है। और ये पद्यांश देखिए, विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्धि, यही हरिपद पंकज की प्रताप की लहर है। कहे पद्माकर गिरीश शीश मंडल के मंडल की माल तत्काल अगहर है। भूपति भगीरथ के रथ की सुपुण्य पथ, जन्नु जप जोग फल फैल की फहर है। अर्थात ये जो, अगर मान लो किसी ने पद्माकर का अध्ययन किया है और अपना वीडियो पद्माकर का देखा है, तो पद्माकर के वीडियो में इसका सरलार्थ अच्छी तरह से बताया हुआ है और इसकी व्याख्या अच्छी तरह से की गई है। इसकी आप व्याख्या इस प्रकार करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश उत्कृष्ट काव्य प्रतिभा के धनी पद्माकर द्वारा विरचित गंगा लहरी के तीसरी तरंग गंगा स्तुति तरंग से उद्धृत है। प्रस्तुत पद में कवि ने भारत की पवित्र नदी गंगा की महानता का वर्णन करते हुए गंगा नदी की पवित्रता की वंदना की है। इसकी व्याख्या आप इस प्रकार करेंगे कि कवि पद्माकर नदी की महिमा का वर्णन करते हुए, गंगा नदी की महिमा का वर्णन करते हुए पावन नदी गंगा की उत्पत्ति के बारे में कहते हैं कि यह प्रसिद्ध है कि इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के कमंडल से हुई है। यह नदी भगवान विष्णु के चरण कमलों का प्रताप या प्रताप की लहर है, अर्थात भगवान विष्णु के चरण कमलों से इनकी उत्पत्ति हुई है। गंगा नदी शिव जी के मुंड मालाओं से युक्त जटाजूट की शोभा है, क्षण मात्र में ही पापों का विनाश कर देती है। गंगा नदी राजा भगीरथ के रथ का अनुगमन करने वाली है, अर्थात राजा के पुण्य पथ को पवित्र करने वाली गंगा नदी राजा जन्नू की भक्ति का सुफल जो है वो पृथ्वी पर प्रवाहित हो रहा है। यहीं तक है, आगे उसमें यानी 2 लाइनें हैं वो छोड़ी हुई, तो अपने को यहीं तक करना है। इसमें आप देखिए विशेष क्या है, विशेष जो लिखा जाता है कि गंगा नदी की उत्पत्ति का वर्णन पौराणिक मान्यताओं के आधार पर पवित्रता एवं उदारता का वर्णन किया है। अनुप्रास, रूपक और उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा में रचित कवित छंद शैलीगत नाद सौंदर्य से ओतप्रोत है। इस नाद सौंदर्य का अर्थ है कि जैसे मान लो इसको हम गेय शैली में देख सकते हैं, इसमें इसको हम गीत के माध्यम से भी गा सकते हैं। अथवा में आपके आया है, देखिए, नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में निस्वार्थ लोभ बस पैसे बोकर रत्न प्रस्विनी वसुधा अब समझ सका हूँ। इसमें सच्ची ममता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानवता के दाने बोने हैं।
इसका प्रसंग आप देखिए, छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ और प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा विरचित कविता धरती कितना देती है। आपको देखो प्रसंग जो लिखना है ना, इस प्रकार इनका जो शैली है आपको इस प्रकार अपनानी है। 2020-21 में जो विद्यार्थी बैठ रहे हैं उनको तो विशेष रूप से ध्यान में देना है। धरती कितना देती है, देखिए इसे अंडरलाइन, इसमें इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है। उद्धृत है, इस कविता में कवि ने धरती की उदारता और महत्ता का सुंदर प्रेरणास्पद वर्णन किया है। इस कविता में मानव के लोभ एवं अज्ञानता का वर्णन इसमें किया गया है। देखिए व्याख्या इसकी, कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि धरती माँ ने हमारा निस्वार्थ भाव से पालन पोषण किया है। यह मैं पहले नहीं समझ पाया था। बचपन में अपने स्वार्थ और लोभ के कारण मैंने कुछ पैसे जमीन में बोए थे, यानी पैसों को जमीन में बोना एक अज्ञान ही था, ये मेरा अज्ञान था। पृथ्वी रत्न पैदा करने वाली है, मैं ये पहले नहीं जानता था। पृथ्वी से रत्न की प्राप्ति सच्ची ममता के बीज बोकर ही प्राप्त की जा सकती है। इस पृथ्वी में सामाजिक, मानवीय और सौहार्द की क्षमता के दाने बोने हैं, मानवीय प्रेम के दाने बोने हैं, अर्थात हमें आपस में प्रेम, भ्रातृत्व, सहयोग और सहानुभूति के भाव रखने चाहिए, सहानुभूति के भाव रखने चाहिए। इसके विशेष में देखिए, यहाँ मनुष्य के लोभ और स्वार्थपरता का वर्णन किया गया है। दूसरी बात है, मनुष्य की अज्ञानता का वर्णन किया गया है। अनुप्रास, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अब यहां से प्रश्न शुरू होते हैं सरयू के, यानी ये अभी खंड 6 चल रहा है। सरयू के प्रश्न है वो होते हैं। सरयू के प्रश्नों में पहला प्रश्न है, कबीर के दोहों के आधार पर गुरु के महत्व का वर्णन कीजिए। कबीर ने अपने दोहों में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। कबीर ने गुरु और ईश्वर को एक ही माना है, सिर्फ आकार का भेद माना गया है। कबीर के अनुसार गुरु ही ज्ञान रूपी प्रकाश के माध्यम से इस संसार की नश्वरता के ब्रह्म को प्रकाशित करता है। गुरु ने यहाँ पर नश्वरता का जो भ्रम है, हमारे अंदर जो भ्रम रहता है, यहाँ पर ब्रह्म नहीं, यहाँ पर भ्रम है, पर प्रकाशित करता है। गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक के माध्यम से संसार रूपी अंधकार में भटकने से बचाया है। गुरु के माध्यम से ही मनुष्य सांसारिक आसक्तियों से विरक्त होकर अध्यात्म और कल्याण की ओर प्रशस्त हो सकता है। ईश्वर से साक्षात्कार गुरु के माध्यम से ही संभव है। अथवा में आपका आया हुआ है, इसमें देखिए ये प्रश्न आपके मॉडल पेपर्स में भी आया हुआ है। मिठाई वाला कहानी बाल मनोविज्ञान के विविध कोणों को स्पष्ट करती है, कथन को स्पष्ट कीजिए। भगवती प्रसाद, देखिए आपको उत्तर कैसे लिखना है। भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखित पाठ मिठाई वाला कहानी में लेखक ने बाल मनोविज्ञान के विविध कोणों को प्रस्तुत किया है, जिनमें बाल सुलभ चपलता, आकर्षण, हठ, मन की विविध भंगिमाएं इस कहानी में देखी जा सकती है। इस कहानी में यह कहानी जो है मानव मन में छिपे वात्सल्य और समर्पण भाव की जीती जागती कथा है। मानव अपने जीवन में अभावों को पूर्ण करने के लिए किस प्रकार स्वयं को विश्व से जोड़कर संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, इसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। इसका प्रकट उदाहरण यह कहानी है। इस कहानी में बच्चों की तोतली बोली का सुंदर वर्णन किया गया है। बच्चे द्वारा विविध रंगों की मिठाइयाँ, मुरलियों, खिलौनों के प्रति आकर्षण का सुंदर वर्णन इस कहानी में किया गया है। 14वां प्रश्न देखिए। 14वां प्रश्न में, दिनकर के काव्य में सामाजिक चेतना हमेशा विद्यमान रही है। कुरुक्षेत्र पाठ के आधार पर इसको सिद्ध करना है। राष्ट्रकवि दिनकर महाभारत के पौराणिक पात्रों के माध्यम से युद्ध और शांति के साथ साथ सामाजिक चेतना का मार्ग प्रशस्त करता है। कुरुक्षेत्र कविता के आधार पर दिनकर के काव्य में सामाजिक चेतना के दर्शन किए जा सकते हैं, जिन्हें आप पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। पहली बात है इसमें क्रांति के स्वर। क्रांति का स्वर कवि ने सिद्ध किया है कि जिस समाज में न्याय और समानता नहीं हो, वहां क्रांति ही अंतिम उपाय है। सामाजिक विषमता को कवि ने युद्ध का मूल कारण बताया है। शोषक और शोषित के मध्य लंबे समय तक चल रहे संघर्ष का परिणाम युद्ध या क्रांति को जन्म देता है। समाज में हो रहे शोषण, अन्याय, अधिकार हनन, कृत्रिम शांति को समाज के लिए घातक बताया है। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि कवि ने अपने काव्य में सामाजिक चेतना को मुखरित किया है। अथवा में आपके इसमें प्रश्न आया है कि विश्व के किसी भी देश के पास ऐसी भूमि और संसाधन नहीं है, पुष्टि कीजिए। श्रीधर प्राणकर द्वारा लिखित पाठ भारत भी महाशक्ति बन सकता है। इसमें से उद्धृत पंक्ति का आशय यह है कि किसी भी देश के पास भारत जैसी भूमि और संसाधन नहीं है जिससे वे संपन्न बन सके। प्रत्येक देश किसी न किसी आवश्यकतावश दूसरे देश पर निर्भर है। इस प्रकार यदि आप लिखेंगे इस शैली में, तो आप शुरू से अपनी शैली को बना लीजिए, और शैली के आधार पर यदि आप लिखेंगे तो आपका जो नंबर है वो काटने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।
उन्हें अवांछित संधि समझौते करने होते हैं। हमारे देश में हर क्षेत्र में, हमारा देश जो है वो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। खनिज, अनाज, संस्कृति, विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में भारत प्राचीन काल से ही सिरमौर रहा है। प्राचीन काल में हमारा देश विश्व गुरु और विश्व सिरमौर था। आज भी हमारे पास वही भूमि और संसाधन है। हमें अपने पुराने वैभव को ध्यान में रखकर उसकी ओर अग्रसर होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो, हिंदी के प्रश्न जो है, हिंदी अंग्रेजी लैंग्वेज के जो प्रश्न होते हैं वो अपनी भाषा में देने चाहिए। अपने शब्दों में इनका उत्तर देने की कोशिश करें, आपका उत्तर सही होगा। 15वां प्रश्न देखिए, खुद लापरवाह हो और दोष उल्टे मुझे देते हो। यहां पर दोष लिखा, दोष यानी यह है दोष, दोष उल्टा मुझे देते हो। जैनेन्द्र कुमार के इस कथन को समझाइए। पाजेब कहानी में से उद्धृत इस वाक्य का आशय है कि व्यक्ति स्वयं दोषी होता है, फिर भी दूसरों पर दोषारोपण कर अपना दोष छिपाना चाहता है, अपना दोष छिपाना चाहता है। जब श्रीमती जी ने कहा कि मैंने संभाल कर पाजेब रखी थी पर एक पाजेब गायब है, तब जैनेन्द्र ने उन्हें कहा तसल्ली से इधर उधर संभालने के लिए कहा, तो श्रीमती जी अधिक आवेशित हो गई और कहने लगी, खुद लापरवाह हो, दोष मुझे देते हो। अर्थात आपने ही कोई लापरवाही की है। व्यक्ति सदा अपना दोष नहीं देखता है। इस पंक्ति का यही आशय है। तुलसीदास श्रेष्ठ भक्त कवि है। इस पंक्ति को स्पष्ट करना है। तुलसीदास भारत के श्रेष्ठ कवि है जो विश्व इतिहास में दुर्लभ है। तुलसी ने भक्ति के आधार पर जनसाधारण के लिए धर्म को सरल और सुलभ बनाकर पुरोहितों के धार्मिक अधिकार की जड़ें हिला दी थी। तुलसी मानवीय करुणा के कवि है जिन्होंने कोल, किरात, आभीर, जवन, खस, स्वपच इत्यादि सभी अंत्यजों और अछूतों को भक्ति का उत्तराधिकारी माना है। यानी उन्होंने भक्ति सभी के लिए भक्ति का मार्ग खोला है कि कोई भी धर्म जाति का व्यक्ति है वो भक्ति का मार्ग अपना सकता है, ईश्वर की आराधना कर सकता है, वेदों को पढ़ सकता है। तुलसी का साहित्य सक्रियता का साहित्य है। तुलसी ने भक्ति के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति विशेष, धर्म या जाति को महत्व नहीं देकर व्यक्ति के कर्म को महत्व दिया है। जीवन की सकारात्मक स्वीकृति का साहित्य है। अतः रामविलास शर्मा जैसे प्रगतिवादी समालोचकों ने सिद्ध किया है कि तुलसी भारत के श्रेष्ठ भक्त कवि हैं। 17वां प्रश्न देखिए। यह प्रश्न तो अपन बार बार पढ़ते हैं। काज परे कचगोर काज सरे कचगोर, रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। ये रहीम वाला है, रहीम वाले दो में से है। इस पंक्ति में कवि ने संसार के लोगों की स्वार्थ वृत्ति का वर्णन करते हुए कहा है कि जब व्यक्ति के मन में स्वार्थ होता है तब स्वार्थवश व्यक्ति चापलूसी और अपनत्व के भाव प्रकट करता है। वास्तव में उसमें अपनत्व होता नहीं है लेकिन भाव प्रकट करता है। परंतु जब व्यक्ति का काम निकल जाता है अर्थात उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो वही व्यक्ति एकदम अपरिचित सा हो जाता है, अपरिचित व्यवहार करना शुरू कर देता है, व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। जैसे विवाह के समय दूल्हा सेहरा को सिर पे धारण करता है परंतु विवाह हो जाने के पश्चात उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, उसे नदी में बहा दिया जाता है। यही व्यवहार इस लोक जगत में व्याप्त है। लोग अपनत्व को भूल जाते हैं, उनके द्वारा किए गए जो उपकार है उसे भूल जाते हैं। 18वां प्रश्न देखिए। 18वां प्रश्न, गौरव सी काया पड़ी माया है प्रताप की पंक्ति से क्या आशय है। जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित, लिखना इसी प्रकार है। जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित कविता पेशोला की प्रतिध्वनि में से उद्धृत इस पंक्ति का आशय है कि आज राणा प्रताप का गौरवपूर्ण यश ही अवशेष रह गया है। आज वही मेवाड़ है किंतु किसी के मुख से महाराणा प्रताप की ध्वनि नहीं निकल रही है, अर्थात स्वतंत्रता की दहाड़ किसी के मुख से नहीं निकल रही है। वो निडर ध्वनि, वो निडरता किसी में भी नहीं दिखाई दे रही है। देशभक्ति तथा मातृभूमि की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने की ओजस्वी भावना का लोप हो गया है। इसलिए कहा है कि गौरव सी काया पड़ी है काया, अर्थात अब केवल गौरवपूर्ण यश ही शेष रह गया है। 19वां प्रश्न देखिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और लेखिका महादेवी वर्मा के कृतित्व और व्यक्तित्व पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इनका एक वीडियो जारी किया गया है, यानी इनके जो कवि परिचय से संबंधित सूर्यकांत त्रिपाठी का भी है उसमें और महादेवी वर्मा का भी है, सभी का परिचय है। तो आप उनका वहाँ से देख सकते हैं, अपना वीडियो है उस वीडियो में आप देख सकते हैं। 20वां प्रश्न देखिए। 20वां प्रश्न है, बरन बरन तरु फूले उपवन वन पंक्ति का आशय क्या है। प्रकृति के चितेरे कवि सेनापति द्वारा विरचित प्रकृति वर्णन में, यानी प्रत्येक जो प्रश्न है उसमें आप उनका हवाला जरूर दें ताकि परीक्षक ये देखें कि वास्तव में इस विद्यार्थी ने अच्छा अध्ययन किया है, यानी प्रत्येक प्रश्न का उसे पता है कि कौन से पाठ में से आया है। तो इसका हवाला थोड़ा देना आप, यानी कहने का अर्थ हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी एक शाखा है, शाख है कि हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बहुत अच्छा अध्ययन किया है। ऋतुराज बसंत का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन से
वन उपवन एवं पेड़ पौधों में नए पत्ते और रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। प्रकृति में सुगंधित हवा बहने लगती है। फूलों के खिलने तथा प्रकृति में नए परिवर्तन के कारण ऋतुराज बसंत अधिक सुहाना लगता है। 21वां प्रश्न देखिए, भारत की भाषा सामान्य होते हुए विशेष क्षमता रखती है। निबंधकार हरिशंकर परसाई के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निबंध में इस प्रकार का कोई वाक्य नहीं है, अतः यह प्रश्न गलत है। अब यह प्रश्न गलत है तो अब आपके क्या होगा? यह प्रश्न गलत है तो आपके बोनस अंक मिलेंगे। आपने चाहे अटेंड किया है तो भी मिलेंगे, ना अटेंड किया है तो भी आपको बोनस अंक मिलेंगे, आप निश्चिंत रहें। 22वां प्रश्न देखिए। 22वां प्रश्न है, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इस कथन को राष्ट्र का स्वरूप निबंध के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब राष्ट्र का स्वरूप पाठ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा। तो अब आपको ये ध्यान होना चाहिए, तो आप लिखते समय ऐसे लिखेंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप से उद्धृत इस वाक्य का आशय है कि हमें धरती मां के सम्मान का पूर्ण व्यवहार से सीख लेनी चाहिए। धरती मां का जो सम्मान है, सम्मानपूर्ण जो व्यवहार है, उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि जिस प्रकार मां अपनी सभी संतानों को समान भाव से प्यार करती है, समान रूप से उन्हें संपोषित करती है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी हमारा पालन पोषण समान रूप से कर रही है। मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ वह समान अधिकार का भागी है, अर्थात इस पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जन भाषा, संस्कृति, धर्म, क्षेत्र से पृथक पृथक होते हुए भी धरती माता उन्हें समान रूप से स्नेह देती है। ये नहीं है कि विशेष धर्म को उन्होंने विशेष स्नेह दिया है, नहीं। लेखक के कहने का आशय है कि हमें धरती माँ के इस व्यवहार से सीखना चाहिए। अथवा में आया है आपके, इसमें अथवा में आपके कौन सा प्रश्न आया? देखिए, अथवा में आया आपके कि पोर्ट ब्लेयर में लघु भारत के दर्शन होते हैं। इस कथन को डॉक्टर देव कोठारी के अनुसार समझाइए। डॉक्टर देव कोठारी द्वारा लिखित यात्रा वृतांत यात्रा एक पावन तीर्थ की से उद्धृत इस पंक्ति का आशय है कि पोर्ट ब्लेयर में भारतीय संस्कृति, भाषा, धर्म एवं अन्य सभी विशेषताएं अवस्थित है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी यहाँ धड़ल्ले से बोली जाती है। यहाँ के निवासी आज भी नेताजी और वीर सावरकर के प्रति आदर भाव रखते हैं। यहाँ स्थित पावन स्थल सेल्यूलर जेल, रोसद्वीप, चौथम सौमील, वाइपर द्वीप इत्यादि स्वाधीनता के मंदिर हैं। जिस दरा पर स्वतंत्रता सेनानियों ने मां भारती को मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, दिव्य आत्माओं के पावन चरणों से यह सिंचित धरा है। इसलिए लेखक ने कहा है कि पोर्ट ब्लेयर में लघु भारत के दर्शन होते हैं। भारत की समस्त जो व्यवस्थाएं हैं, समस्त जो विशेषताएं हैं, वो पोर्ट ब्लेयर में दिखाई देती है। 23वां प्रश्न देखिए, निर्वासित कहानी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। विशिष्ट साहित्य के लेखन के लिए मशहूर सूर्यबाला की लेखनी से सिंचित कहानी निर्वासित, ये अपने देखिए अपने वीडियो में भी लिखा हुआ है और वहीं ऐसा ही लिखा हुआ है। एक वानप्रस्थ जीवन जी रहे दंपति की दर्द भरी कहानी है। वृद्ध दंपति स्वयं की स्वतंत्रता को छोड़कर अनिच्छा पूर्वक बड़े बेटे राजन के पास रहने जाता है, पर वहां का वातावरण बहू के विचारों से उनका दम घुटने लगता है। दूसरों की इच्छा, भावना, रुचि और विचारों के अनुसार स्वयं को ढालना कितना दम घुटू और पीड़ादायक होता है, ये बात इस कहानी में बताने का प्रयास किया गया है। एक दूसरे के पूरक पति पत्नी जिनका जीवन और जीवन के सुख दुख भी साझा थे, दोनों को अलग अलग कर दोनों बेटों के बीच बांट दिया जाना, बाण विद्ध को क्रोच युगल की मौन मूक पीड़ा की मर्मांतक अभिव्यक्ति था। आधुनिकता बोध को जीते बेटों के मध्य वृद्ध दंपति के निर्वासित जीवन की घायल छटपटाती संवेदना को उकेरना कथाकार का मूल उद्देश्य है। ये इसका मूल भाव था। 24वां प्रश्न, पेपर बहुत नज़दीक आ गया है, इन्हें पेपर के 2 ही प्रश्न हो रहे हैं। जन्म मरण कठिन समस्या है, इस उक्ति का स्वामी विवेकानंद के अनुसार तात्पर्य समझाइए। हमारी पुण्य भूमि और इसका गौरवमय अतीत में पंक्ति में स्वामी जी कहते हैं कि भारत एक अद्भुत देश है। सर्वप्रथम जन्म मरण की कठिन समस्या पर विचार भारत देश में ही किया गया। जीवन की तृष्णा और उसे बनाए रखने के लिए वृथा घोर संघर्ष, जिनका परिणाम केवल दुखों के संचय में हुआ, इन सब समस्याओं का सामना भारत में ही किया गया है, उन्हें हल किया गया है। जन्म मरण की समस्या को इस प्रकार हल किया गया है मानो वे पहले थी नहीं और आगे रहेगी भी नहीं। यहाँ
अर्थात केवल भारत में ही ये खोज हुई है कि जीवन स्वयं एक अभिशाप है, किसी ऐसी सत्ता की प्रतिछाया है जो एक स्वयं सत्य है। यहाँ मानवता के समुद्र में आनंद और पीड़ा, सामर्थ्य और दौर्बल्य, सुख और दुख, हास्य और रुदन, जीवन और मृत्यु की शक्तिशाली लहरों के घात प्रतिघात के आलोड़न के बीच दिव्य शांति और शाश्वत जो निस्तब्धता है का तीव्र आकांक्षा में से यहाँ पर वैराग्य जो सिंहासन है, सिंहावलोकन है, वो प्रकट हुआ है। 25वां प्रश्न देखिए। 25वां प्रश्न है, प्राणियों में जैसे रक्त संचार होता है वैसे ही पेड़ पौधों में रस संचार होता है। लेखक परमहंस योगानंद द्वारा बताए गए इस पार्ट में से आशय समझाइए। लेखक परमहंस योगानंद ने स्पष्ट करना चाहा है कि पेड़ पौधों में भी जीवजनित संवेदनाएं होती है, संवेदनाएं, भावनाएं होती है। जगदीश चंद्र बोस ने अपने यंत्रों से यह सिद्ध कर दिया था कि पेड़ पौधों में भी रस संचार प्रणाली होती है। प्राणियों में जैसे रक्त संचार होता है वैसे ही पेड़ पौधों में भी रस संचार होता है। पेड़ पौधों में रस की ऊर्ध्व गति को कोशिका आकर्षण सदृश किसी यांत्रिक क्रिया के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। क्रेस्कोग्राफ ने इसे सजीव कोशिकाओं की क्रिया के रूप में दर्शाया है, जिससे स्पष्ट होता है कि पेड़ पौधों में मानवीय संवेदनाएं होती है। 26वां प्रश्न देखिए। अब गुलाब पर गेहूं विजय प्राप्त करें। अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करें। अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करें, इस कथन में निहित भाव की व्यंजना कीजिए। निबंधकार रामवृक्ष बेनीपुरी का कहना है कि गेहूं गुलाब पर विजय प्राप्त करें, यानी गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करें, अर्थात भौतिक अशांति के स्थान पर मानसिक आध्यात्मिक दीप्ति आवश्यक है। गुलाब जो मानसिक दशाओं के संतुलन और आदर्श सकारात्मक चिंतन को दर्शाता है। स्थूल भावनाओं पर सूक्ष्म भावनाओं एवं अध्यात्म का आधिपत्य होना चाहिए। शारीरिक इच्छाओं के स्थान पर आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। भौतिकवादी दृष्टिकोण से दूर होने पर ही हमारा जीवन आनंदमय, रंगमय और कल्याणकारी असीम आनंद विहार में विचरण कर सकता है। लेखक के अनुसार गेहूं भौतिकवादी दृष्टिकोण का प्रतीक है, गुलाब आध्यात्मिक कल्याणकारी दृष्टिकोण का प्रतीक है। आज मानव अति भौतिकवादी हो गया है। इससे भौतिक जगत के अंधकार में अपने जीवन कल्याण को भूलकर नश्वर भौतिक दृष्टिकोण का शिकार हो गया है। अतः भौतिकवादी दृष्टिकोण से दूर होकर आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रशस्त करना ही इसका श्रेष्ठ उपाय है। यह था आपका प्रश्न पेपर। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं और 2020-21 में आने वाले विद्यार्थियों का और 19-20 में जिन विद्यार्थियों ने मेरे साथ अध्ययन किया उन सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और मैं चाहता हूं कि अपना रिश्ता आगे यूं ही इसी प्रकार बना रहे। तो तब तक के लिए, अगले वीडियोस तक के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।